हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। एंड वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई एम सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर फिजिक्स क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस क्या होता है? जहां पर चार्जेज रेस्ट पोजीशन पे होती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? चार्जेज एट रेस्ट। जहां भी चार्जेज रेस्ट पोजीशन पे होंगी, जहां भी चार्जेज स्थिर होगी, रुकी हुई होगी, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट में पढ़ेंगे। एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे? वेयर चार्जेज आर इन मोशन। जहां भी चार्जेज मोशन में होगी वहां पर हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का वो हिस्सा बनेगा, दैट इज चार्जेज इन मोशन। यहाँ पर क्या होंगे? चार्जेज मोशन में होंगे, ठीक है। यहाँ पर और क्या क्या हम लोग देखेंगे? यहाँ पर आप लोग जनरली देखिएगा गॉस लॉ, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ, है ना। फील्ड्स की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी। These are some of the basic classification about electromagnetism। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक बेसिक क्लासिफिकेशन है। इस तरह से हम लोग टॉपिक्स बाय टॉपिक्स इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेज कहते हैं किसको है और उसकी वजह से किस तरह से फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। चलिए इसी के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। कुछ बेसिक बातें करेंगे, ज्यादा ऊपर से बात नहीं करेंगे। ऐसी बात करेंगे कि आप लोगों को भी बेहतर तरीके से समझ में आए, है ना, और जो क्लासेज है वो इंटरेक्टिव लगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्जेज किसको कहते हैं? चलिए देख लेते हैं किसको कहते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्जेज? देखिए, चार्जेज के बारे में देखते हैं। सबसे चार्जेज, ठीक। चार्जेज जैसे हम चार्जेज बोलते हैं, आपके दिमाग में या तो पॉजिटिव चार्ज दिमाग में आता होगा या फिर नेगेटिव चार्ज आता होगा। ये तो दोनों चार्जेज होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। तो आपके दिमाग में आता होगा सर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ये कहाँ होता है? तो आप इसको ऐसे समझते हैं कि कोई भी चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करें, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों का बिहेवियर क्या होता है? दोनों एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करता है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो क्या करता है? एक दूसरा को आकर्षण करता है, एक दूसरा को अट्रैक्ट, ठीक है। और जो अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेगा? ये रिपेल करेगा। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जनरेशन राइट नाउ। Right now, some generation is like positive also attracts. Hope you are understanding what I am trying to make. ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बट इन रियलिटी इन द फिजिक्स में हम लोग क्या देखते हैं? पॉजिटिव रिपेल करता है और नेगेटिव क्या करता है? रिपेल करता है, एक दूसरा को अपने से दूर भगाता है। लेकिन आज का जनरेशन क्या है?
पॉजिटिव पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करा, निगेटिव निगेटिव ही अट्रैक्ट करा, और पॉजिटिव निगेटिव तो नेचुरली अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं चार्जेस के बारे में। दीज आर सम बेसिक इंफॉर्मेशंस यू कैन नोट डाउन। तो चलिए हम लोग देखते हैं चार्जेस के बारे में क्या होता है। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। चार्जेस क्या होता है? मोस्ट फंडामेंटल intrinsic property of matter, intrinsic property of matter which determines how a particle, जो ये बताता है कि किस तरह से एक पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक या किसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता हो। जो क्या बताता है? हाउ अ पार्टिकल इंटरेक्ट्स विथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। किस तरह से कोई भी पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक या किसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, दैट इज चार्जेस। अब यहाँ पर कुछ टर्म आ रहा होगा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। व्हाट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? इसको मोस्ट फंडामेंटल या मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी कहते हैं किसी भी मैटर का। मतलब इसके बाद, इस प्रॉपर्टी के बाद हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर डिवाइड या फर्दर एनालाइज नहीं कर सकते हैं। दैट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जैसे मास है ना, चार्जेज है, दीज आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स इंट्रिंसिक मैटर के, लाइक चार्जेज, मासेज। ठीक है, मतलब ये इतना बेसिक प्रॉपर्टी है, इतना फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कमेंट में बताइएगा आप लोग कि समझ में बातें आ रही कि नहीं आ रही। अब यहाँ से तो देखिए चार्जेस के बारे में हम लोग देखिए। अब चार्जेस के बारे में आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या जानकारी होनी चाहिए बच्चों? जैसे इसके यूनिट्स क्या होते हैं, है ना, ये कौन सा क्वांटिटी है, अगर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है। तो चार्जेस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? चार्जेस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, दैट मीन्स इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होता है। एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। हम लोग चार्जेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल क्या है? क्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चार्जेस को जनरली हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या इसके बारे में बोल सकते हैं? इसका जो यूनिट है चार्जेस का, इसका यूनिट क्या है? कूलम से। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम से। चार्जेस यूनिट क्या होते हैं बच्चों? ये कूलम्स होता है इसका यूनिट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है चार्जेस के बारे में। जैसे आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है ना, तो क्या देखेंगे? आपका आधार कार्ड देखेंगे, आपके बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वहाँ से हम लोग को डिटेल्स पता चल जाएगा। तो वही चार्जेस के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कौन सा क्वांटिटी, इसके सिंबल क्या है, इसका यूनिट क्या है ना, इसको किस यूनिट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फोर्स को न्यूटन में करते हैं ना जी, जो एक्सीलरेशन उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में करते हैं, तो उसी तरीके से चार्ज को हम लोग कूलम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका यूनिट कूलम है। यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमें बता रहे कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चार्ज और मास है, तो क्या दोनों सेम है? आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि अगर इंट्रिंसिक कार्य प्रॉपर्टी या बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी मैटर का, उसका हम बेसिक एग्जांपल्स ले रहे हैं चार्जेज एंड मासेज। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आनी चाहिए कि क्या चार्जेज और मासेज दोनों सेम है? नहीं, इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है नहीं। तो चार्जेज और मासेज
दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों में कुछ अंतर होता है। क्या क्या अंतर होता है देखिए, जो चार्जेज है, चार्जेज ऑलवेज कम्स विथ मासेज बट मासेज नेवर कम्स विथ चार्जेज। जो चार्जेज है वो हमेशा मास के साथ आती है, लेकिन जो मास है वो चार्ज के साथ नहीं आता है। ठीक है, देखते हैं, इधर लीजिए चार्जेज और इधर लीजिए मासेज। मास, मास है ना, मामा मास, दादा चलते तो मास, दादा हिलते तो मास। चलिए उसी मास के बारे में देखते हैं, चार्जेज एंड मासेज। तो जो चार्जेज है वो क्या है, दैट ऑलवेज कम्स विथ मास। ठीक है, तो इसमें एक हम इंफॉर्मेशन डालते हैं, चार्जेज ऑलवेज कम्स विथ मास। ठीक है, बट मासेज नेवर कम्स विथ चार्ज। लेकिन जो मास है वो कभी भी चार्ज के साथ नहीं आता है। लेकिन हम ऐसे बात करते हैं ना कि जो चार्ज है वो हमेशा एक मास को कंटेन करता है, बट मास वो चार्ज को कभी कंटेन नहीं करता है। तो हम क्या इसमें लिखेंगे, मासेज नेवर कंटेन्स या कैरी चार्ज। ठीक है, जो मासेज है दैट नेवर कंटेन्स एनी चार्ज। यहां तक समझ में आई होगी। अगला देखिए, जो चार्ज है, जो चार्ज है वो स्पीड के साथ वेरी नहीं करता है। ठीक है, मतलब उसको अगर कितना भी स्पीड के साथ फेंक दो, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, स्थिर रहेगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि चार्जेज नेवर गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पीड। चार्जेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। जो चार्जेज है वो स्पीड से इंडिपेंडेंट है, दैट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड, बट मास दैट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन स्पीड। masses always depends on स्पीड। कैसे भाई, ये भेदभाव क्यों? देखिए, जो मास होता है ना, मास इज लाइक, इसमें एक रिलेशन होता है m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, एक रिलेशन होता है। m0 मतलब, m0 क्या है यहाँ पर, m0 है मास एट रेस्ट। जो m0 दिया हुआ है क्या है, m0 है दैट इज मास एट रेस्ट। ठीक, मास जब रेस्ट पोजीशन पे है वहां पर m0 दिया हुआ है। एंड v इज क्या है, v इस m0 को हम कितना स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, कितना स्पीड से उसको हम कैरी कर रहे हैं, दैट इज स्पीड ऑफ मास। स्पीड ऑफ मास है ना। और यहाँ पर c क्या है, c इज स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बात देखिए आप, जो m0 है, आप लोग क्लास 11th में, अरे बाप रे, क्लास 11th का काय बात नहीं निकाला है सर, मेरा ऐसे दिमाग खराब हो जाता क्लास 11 के बारे में सुन के, लेकिन सुनना तो पड़ेगा ना बाबू। देखिए क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे मोशन के बारे में, काइनेमेटिक्स के बारे में, है ना। तो वहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि किसी मास को, मास m0 है, इसको अगर हम v स्पीड से ड्रैग करते हैं, ठीक है, उसको खींच के ले जाते हैं, तो उसमें कौन कौन से फोर्स के कंपोनेंट लगते हैं, दैट इज अनदर फैक्टर, बट वी आर ट्राइंग टू से दैट इफ m0 is dragged with v speed and we are always taking that speed here as v, यही स्पीड हम लोग यहाँ पर लेंगे। वहाँ पर जो स्पीड का वैल्यू कितना होता था, जनरली 20 मीटर पर सेकेंड,
मतलब छोटे छोटे स्पीड्स होते हैं, वो छोटा छोटा उसका वैल्यू होता था। अब आप सोच के देखिए दैट v इज वेरी लेस देन सी स्क्वायर, जो सी स्क्वायर का वैल्यू वो ज्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट है, समझ रहे हो कितना ज्यादा वैल्यू है। तो स्पीड ऑफ लाइट है, सी वैल्यू बहुत कम है भैया, जो v का वैल्यू बहुत कम है। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, मतलब 20 का स्क्वायर और यहाँ पर कर देते हैं c का स्क्वायर, तो ये वैल्यू जो होगा टेंड्स टू 0 आ जाएगा, मतलब बहुत छोटा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू बहुत छोटा आता है, इसीलिए हम लोग इसको कैलकुलेशन के लिए या फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, है ना, सुविधाजनक के लिए या आसानी से कैलकुलेट हुए उसके लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट इस फैक्टर को 0 कर देते हैं और यहाँ पर 1 मान लेते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर हम लोग जनरली क्या देखते हैं, m इक्वल टू m नॉट, बट एक्चुअली m इक्वल टू m नॉट होता नहीं है। हम लोग अगर किसी भी स्पीड से m नॉट को अगर ड्रैग करते हैं या पुश या पुल करते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ v का वैल्यू आएगा, बट इतना कम आता है वैल्यू कि हम लोग 1 के रिस्पेक्ट में उसको निगलेक्ट ही कर देते हैं। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो ठीक है, समझ में आता है सर कि v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ मास है और c का वैल्यू बहुत बड़ा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर v को, ये जो पूरा टर्म दिख रहा है इसको 1 ही मान लेते हैं, m इज इक्वल टू m नॉट मानते हैं। बट क्या हो अगर हम लोग इस मास को c से खींचें, नहीं समझे, देखिए बताते हैं, यहाँ पर बताते हैं, इसको हटाते हैं, इसको आप लोग नोट करिएगा साथ में। देखिए हम क्या बोल रहे हैं ना कि जो m नॉट है उसका भी हम v से खींच रहे हैं, वैसे ही अगर हम लोग m नॉट को अगर हम लोग c से खींचना शुरू कर दें, c मतलब समझ रहे हो स्पीड ऑफ लाइट, जो कि असंभव है, बट फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक कल्पना मान लीजिए, आप लोग क्या करिए कि जो m नॉट है उसको c से खींचना शुरू कर दीजिए, ड्रैग करना शुरू करिए, फिर क्या होगा उस केस में, जो सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 0, और जो डिनोमिनेटर 0 होगा तो m नॉट अपॉन 0 कितना होगा, इनफाइनाइट। वैसे इनफाइनाइट होता नहीं है, अनडिफाइंड होता है, बट यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा है। तो अगर हम लोग इस मास को स्पीड ऑफ लाइट से खींचते हैं तो जो मास का वैल्यू आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते हैं, जैसे मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर को हम क्या करते हैं, स्पेस में ले जाते हैं, अंतरिक्ष में ले जाते हैं, वहां से इसको स्पीड ऑफ लाइट से पृथ्वी पर गिरा देते हैं। अगर स्पीड ऑफ लाइट से ये मास, जो छोटा सा मार्कर दिख रहा है, जिसको पता भी नहीं चलेगा कि इसका वजन कितना है ना, हैंडी टू यूज है, अगर इसको हम लोग स्पेस से पृथ्वी पर गिराते हैं, लॉन्च करते हैं, तो इतना ज्यादा कोलिजन करेगा, इसका जो मास है वो इनफाइनाइट मास की तरह एक्ट करेगा और इतना बड़ा कोलिजन करेगा इस पूरे पृथ्वी पर कि हो सकता है इसको पृथ्वी को तोड़ दे या बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला दे, भूकंप ला दे इस पृथ्वी पर। तो समझ रहे हैं स्पीड का कितना बड़ा रोल है इस मास में। होप कि ये बेसिक बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। चार्जेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एंड मासेज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन स्पीड। जो मासेज होता है हमेशा किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है। कोई दिक्कत। अगला पॉइंट देखते हैं, जो अगला है वो क्या है, जो चार्जेज के बीच में फोर्सेस होती है दैट आर ऑलवेज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। देखिए द फोर्स बिटवीन द चार्जेज, फोर्स बिटवीन the charges are always attractive or repulsive in nature, repulsive in nature। जो चार्जेस के ऊपर फोर्सेस होती है वो हमेशा क्या होती है, दैट आर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव इन नेचर। या तो जो चार्जेज है या तो फिर अगर माइनस निगेटिव और प्लस पॉजिटिव है इस तरह से, तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। वैसे ही अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेज है तो क्या करेगा, एक दूसरा को रिपेल करेगा, इस तरह से रिपेल करेगा, इस तरह से यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा। बट मासेज के साथ वैसा सिचुएशन नहीं है। जो मासेज होते हैं वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। यहाँ पर लिखे, इसको मिटाते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।
इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो मासेज है ना, ऑलवेज मतलब फोर्सेस बिटवीन टू मासेज, इसको ऐसे लिखिए, फोर्सेस बिटवीन टू मासेज और फोर्सेज बिटवीन टू मासेज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। यहां तक कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी तो बताइएगा। तो जो फोर्सेस होते हैं दो मासेज के बीच में, वो हमेशा क्या होते हैं, हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं, हमेशा एक दूसरा को अपने तरफ खींचेगा वो। जैसे मैं और पृथ्वी, जितना बल मैं पृथ्वी पर लगा रहा हूँ उतना ही बल पृथ्वी मेरे ऊपर लगा रहा है, बट आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड बाय द अर्थ बिकॉज द मास ऑफ अर्थ इज मच मच मोर देन द मास ऑफ माइंड। मेरे मास से जो पृथ्वी का मास है बहुत ही ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी की तरफ मैं खींचा गया हूँ, है ना। अगर मेरा मास बढ़ जाता तो मैं पृथ्वी को खींच के लेके आ जाता कहीं और, बट वैसा होगा नहीं, क्योंकि मेरा जो मास है बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई होंगी बातें। यहाँ तक अगर समझ में आया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, नोट करिएगा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। काफी दिनों के बाद मिलने पर ऐसा लगता है कि आप लोग मेरा चेहरा भूल गए। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, चेहरा वही है, टीचर वही है, बस थोड़ी थोड़ी यादें धुंधली हो जाती है, क्या कर सकते हैं यादों को। चलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कंजर्वेशन, इसका मतलब क्या है? चार्ज को जिस तरह से मास को कंजर्व किया जाता है, मास को कभी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, वैसे ही चार्ज के साथ सीन है। चार्ज को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक मैटर से या एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में। ठीक है, तो चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड nor charge can never be created nor destroyed but it can just transfer from one medium to another। ये खा लीजिए सर, कुछ पल्ले नहीं पड़ता ना, चलो कोई बात नहीं, सब धीरे धीरे समझ में आए। मान लीजिए कि दो मैटर है या दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये है और दूसरा पार्टिकल मान लेते हैं ये वाला है। ठीक है, ये पार्टिकल है और ये सब पार्टिकल है, ये मान लेते हैं ऐसा कुछ पार्टिकल है, ये आपके पास है। एक चार्ज बॉडी है, इस तरह से चार्ज बॉडी, ठीक, ये चार्ज बॉडी, इसके पास में एक न्यूट्रल बॉडी को लेके आ गए। चार्ज बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी को लेके आ गए। न्यूट्रल बॉडी मतलब इस पे चार्ज अभी इंड्यूस नहीं हुए हैं, है ना। अगर इस न्यूट्रल बॉडी को, ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, इस न्यूट्रल बॉडी को इस चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं। कांटेक्ट दैट इज आइदर वी आर इसको इसके साथ फ्रिक्शन अप्लाई कर रहे हैं, या इसको इसके कांटेक्ट में ला रहे हैं, या इसके साथ इंडक्शन भी ला रहे हैं। इंडक्शन मतलब गेटिंग चार्ज इंड्यूस्ड बाय दिस चार्ज पार्टिकल। यहाँ तो तीनों से कोई भी एक एक्टिविटी अगर होगा तो क्या होगा कि अगर इसका चार्ज यहाँ पर प्लस है तो इसमें न्यूट्रल बॉडी के द्वारा अगर इसमें चार्ज, तो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस होगा नेगेटिव चार्ज।
अगर इस न्यूट्रल बॉडी को इस चार्ज प्लेट या चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में, चार्ज बॉडी, तो चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में इसको लाते हैं तो क्या होता है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। कहाँ पर, एडजेसेंट साइड में, जिधर यहाँ पॉजिटिव है इसमें जो भी नेगेटिव चार्ज है इसकी तरफ घींचा चला जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो, हम पॉजिटिव इधर है, तुम नेगेटिव भाग रहे हो, कहीं तुम्हारा रिलेशन नेगेटिव के साथ तो नहीं आ गया, तुम इधर आ जाओ मेरे पास, ठीक है। आज का जनरेशन बड़ा खतरनाक है भाई साहब। तो देखो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा तुम इधर जाओ, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम्हारा वो है किसी और के साथ तुम जाओ, हमको मतलब है नेगेटिव चार्ज से। आ जाओ तुम इधर आ जाओ, अब तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे, अट्रैक्शन खेलेंगे, ठीक है। अभी जो नेगेटिव चार्ज है इसके निकट में आ गया सब, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पर चार्ज क्रिएट हुआ है, नहीं क्रिएट नहीं हुआ है, बस ट्रांसफर हुआ है वन मैटर या वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हुआ है, ना क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है। तो चार्ज का सबसे बेसिक कंजर्वेशन का नियम है दैट चार्ज ऑलवेज गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये जो थ्योरी है इसको आप लोग बाय हार्ट ध्यान रखिएगा। चार्ज को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, बस उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम। यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। अगला इसका जो कंजर्वेशन का नियम है वो क्या है, चार्ज के कंजर्वेशन का नियम। अगला जो चार्ज का कंजर्वेशन का रूल है वो क्या है, देखिए, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मतलब टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम is always conserved। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व। यहाँ पर वर्ड देखिएगा क्या यूज किया है, आइसोलेटेड सिस्टम। जिसे मान लेते हैं कि आपके पास दो आइसोलेटेड बॉडी है, एक ये है और एक है, ठीक है। दो आपके पास आइसोलेटेड बॉडी हो गया। मान लीजिए इसके पास जो चार्ज है वो 3Q है, 5Q है और मान लेते हैं 10Q है। इस पे इस तरह से चार्जेज हैं, कौन कौन से, 3Q, 5Q और 10Q, ठीक है। अब इस पे हम इसके जो आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब डिफरेंट, ये अलग है और ये अलग बॉडी है। जो सिस्टम है इसके कांटेक्ट में नहीं है, ये कहीं और सिस्टम है। मतलब ये जो सिस्टम दिख रहा है ना, ये किसी और सिस्टम के कांटेक्ट में नहीं है। कांटेक्ट में करने का मतलब ना तो उसके ऊपर फ्रिक्शन का कोई इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, ना तो इंडक्शन का, और ना ही तो कंडक्शन का इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। तो उस तरह के सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अगर इसका किसी और सिस्टम के साथ कांटेक्ट आ जाए तो क्या होगा, या तो इसका जो चार्ज है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब मतलब जो 10Q हो सकता है वो -9Q आ जाए, जो 3Q हो सकता है 4Q आ जाए। तो इस तरह से इसके अंदर कोई भी चार्ज डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। अब ये जो चार्ज बॉक्स के अंदर आइसोलेटेड बॉक्स है, आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके साथ हम तुम्बा या रुम्बा खेलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्बा रुम्बा इसके साथ हम खेले, इसको पहाड़ पर से नीचे फेंक दिए आइसोलेटेड सिस्टम। अब पहाड़ पर से नीचे फेंके तो मेरे पास जो टोटल चार्जेज होंगे वो हमेशा क्या होंगे, कंजर्व होने चाहिए। मान लेते हैं 3Q है, यहाँ पर कुछ चार्जेज हो सकता है बॉक्स के अंदर इधर उछल कूद मचा दे। इससे मान लो हो सकता है ये 15Q आ जाए, ठीक है, ये -3Q आ जाए, क्या आ जाए पता नहीं, कोई और चार्ज आ जाए, ठीक है। 15Q -3Q कुछ और चार्ज आ जाए। अब कुछ और चार्ज का कैसे पता चलेगा क्या चार्ज आया, हम इसके साथ तुम्बा रुम्बा खेल लिए। अब ये चार्ज कितना आएगा हमको नहीं पता है, क्या करेंगे, हम कंजर्वेशन का नियम अप्लाई कर देंगे। इसमें जो टोटल चार्ज है कितने होंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब इसमें जो टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम वो तो कंजर्व है, मतलब जो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है वो इसमें भी आनी चाहिए। तो मान लेते हैं इसमें Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। अब इस तरह से दोनों सिस्टम में जो चार्जेज होंगे वो कंजर्व होंगे। इसमें कितने हैं, 3Q प्लस 5Q प्लस 10Q बराबर
इसमें कितने बने 15Q माइनस 3Q प्लस एक अननोन Q3 डैश। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए 5 3 8 10 18, तो यहाँ पर जो चार्जेज होंगे एलएचएस में कितना है 18Q है बराबर, इसमें चार्जेज कितने होंगे 15 में से 3 का 12Q प्लस Q3 डैश। Q3 डैश कितना आएगा, इसको इधर लेके आ जाइए, Q3 डैश इज इक्वल टू आएगा 6Q आएगा। 6Q मतलब जो अननोन चार्जेज है इसको हम पहाड़ पर से लेके जाके फेंके इस बॉक्स आइसोलेटेड सिस्टम को, तो जो अननोन चार्ज है वो कितना आया 6Q आ गया। ये बातें समझ में आई आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ तक आप लोगों को लेक्चर कैसा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो कंजर्वेशन का नियम है आप लोग केमिस्ट्री में भी देखे होंगे। जैसे अगर हम जो न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फिजन में जैसे कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, वहाँ पर हम लोग देखते हैं इस तरह से कि अगर थोरियम इस तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है 90 ब्रेक डाउन, कुछ एक पार्टिकल का निर्माण किया जिसका चार्ज हो गया 88 प्लस और 2 प्लस अल्फा पार्टिकल कुछ रिलीज किया, तो अल्फा पार्टिकल क्या होगा, इसका जो चार्ज बनेगा +2 बनेगा। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो चार्जेज होते हैं वो क्या है कंजर्व है 90 88 + 2 90। तो यहाँ पर भी हम लोग जो इक्वेशन ऑफ थोरियम, जो न्यूक्लियर इक्वेशन है, न्यूक्लियर इक्वेशन यहाँ पर भी इस तरह से हम लोग इसका एग्जांपल देख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का। ठीक है, तो ये हर जगह वैलिड होता है, दैट मीन्स इन द मास और इन द चार्जेस। अब देखिए इसका कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं चार्जेस का, कि जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। ठीक है ना, और जो बेसिक सबसे फंडामेंटल जो चार्ज होता है उसका वैल्यू कितना होता है, तो हम लोग कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज का देख लेते हैं। The smallest charge that can exist independently is charge 1 electron। जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट करता है दैट इज चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसका वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल चार्ज। दूसरा इसका प्रॉपर्टी आप लोग को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि चार्जेज आर ऑलवेज इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। चार्जेज आर ऑलवेज इन द इंटीग्रल इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंडामेंटल चार्जेज। जो चार्जेज होता है दैट इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंडामेंटल चार्जेज। ठीक है, फंडामेंटल चार्जेज का वैल्यू कितना 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो चार्जेज हमेशा किसमें होता है, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेज है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब जो चार्जेज होता है दैट इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, Q = N × E। और यहाँ पर जो N है दैट ऑलवेज बिलोंग्स टू इंटीजर। जो N का वैल्यू है हमेशा क्या होगा, एक इंटीग्रल वैल्यू होगा, एक इंटीजर होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा। इसलिए लिखा चार्जेज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंडामेंटल चार्ज, है ना। इसमें कुछ हम लोग देख लेते हैं, कुछ वैल्यू भी देख लेते हैं। जैसे अगर Q है ना, तो Q किस तरह से होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, -1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, -2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है,
-5 हो सकता है। इस तरह से फंडामेंटल चार्जेस का इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ही होना चाहिए। अब इस पे एक छोटा सा तुच्चा सा बच्चा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है, चलिए बच्चा सा तुच्चा सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक, कैन अ चार्ज ऑफ 8 into 10 raised to power -18 coulomb be given to a body, be given to a body। क्या हम लोग किसी बॉडी को इतना चार्ज दे सकते हैं? देखते हैं, इतना चार्ज देने का मतलब जो यहाँ पर Q का वैल्यू वो कितना है, इतना दिया हुआ है, तो अपने पास रिलेशन क्या है, N इंटू यू, ठीक है। इतना चार्ज देने का मतलब कि 8 इंटू 10 raised to power -18 कूलम इज इक्वल टू N टाइम्स, अब E का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 raised to power -19 कूलम, ठीक है। अब N इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 10 raised to power -18 10 raised to power -19 दोनों कैंसिल हो गए, बचेगा कितना 10 raised to power -1, ठीक है। तो 8 अपॉन 1.6 इंटू 10 raised to power -1 इक्वल टू, इसको आप सोल्व करिएगा तो कितना आएगा, 100 ऊपर चलेगा, तो 8 इंटू ऊपर हो गया 100 अपॉन 16, 2 टाइम्स 50 टाइम्स बराबर 50। तो यहाँ पर n क्या आ गया, 50 आ गया। तो क्या हम किसी बॉडी को इतना चार्ज दे सकते हैं? अगर ये फ्रैक्शन में वैल्यू आता तो हम लिखते नहीं, नो वी कैन नॉट प्रोवाइड दिस मच ऑफ चार्ज टू अ बॉडी, बट हियर द वैल्यू ऑफ n कम्स टू बी इंटीजर, सो वी कैन से दैट 8 into 10 raised to power -18 coulomb of charge can be provided to a body, राइट। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। एक तुच्चा सा बच्चा सा हम लोग क्वेश्चन कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आइए देखते हैं क्या है आगे। यहाँ तक आप लोग को अगर बातें समझ में आ रही होगी तो आगे चीजें आसान हो जाएगी, अगर नहीं समझ में आएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी, हाँ। अब देखिए जो अगला टॉपिक है हम लोग देखेंगे कि वेज ऑफ चार्जिंग, हम लोग चार्ज कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सा तरीका है चार्ज करने का, वेज ऑफ चार्जिंग, ठीक। खैर इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमें लग रहा है कि आज जो पहला लेक्चर है थोड़ा सा इतना पर छोड़ देते हैं, इतना भी सफिशिएंट है, ठीक। तो हम लोग इसके बारे में कल बात करेंगे कौन कौन सा तरीका है चार्जिंग का, दैट इज कौन कौन सा तरीका है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, अगला है चार्जिंग बाय इंडक्शन, फिर अगला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक। तो यहाँ तक आज हम लोग छोड़ देते हैं, इतना ही आज स्टॉप करते हैं। हम आप लोग से मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग इसका नोट्स जरूर साथ में बनाइएगा, ताकि चूंकि हम यहाँ पर अब रेगुलर लेक्चर लेके आएंगे आप लोग के लिए, और इसके साथ साथ आप लोग का जो मैथमेटिक्स का लेक्चर है वो भी डेली एक लेक्चर आप लोग के लिए अपलोड किया जाएगा यहाँ पर। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स का यहाँ पर डेली लेक्चर चलेगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस चैनल पर। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।